आज प्रस्तुत है कहानी के लेखिका हैं शिवानी जी। क्यों आपकी माताजी चली गईं? फिर वही बेतुका प्रश्न। झुंझलाकर शेखर ने हाथ की पुस्तक पटक दी और उठ खड़ा हुआ। इधर उधर सयानी दृष्टि का घेरा डालने पर भी कोई नहीं दिखा। चाहता तो वह अभी ही दीवार फांद उस रहस्यमयी प्रश्नकर्त्री को खींचकर बाहर ला सकता था, पर वह संत स्वभाव का मकान मालिक जानता था कि उसके मकान के दूसरे भाग में 5 प्रौढ़ा संसार त्यागी विधवाओं की राममंडली रहती थी। स्त्रियों के बीच वह कैसे जाता? पर निश्चय ही प्रश्न उन 5 में से एक के कंठ का भी नहीं था। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में अपनी राम राम लिखी आइसक्रीम की सी गाड़ी को ठेलती संगम की ओर निकल पड़ती और दिन डूबे लौटती। तब यह कौन थी? एक बार उन 5 ने अपने गुरुदेव के आगमन के उपलक्ष्य में विराट भंडारे का आयोजन किया था और प्रसादी कुछ अधिक मात्रा में खा जाने पर 5 को एक साथ हैजा हो गया। उसकी पत्नी के ही उन 5 को एम्बुलेंस में लादकर अस्पताल ले गई थी। कैसे मर्दाने चेहरे थे उनके और कैसा रूखा कंठ स्वर! यह मीठी हंसी निश्चय ही उनके गलों की नहीं थी। 4 दिन से जैसे ही वह के को अस्पताल पहुंचाकर लौटता और पढ़ने बैठता, फिर वही प्रश्न, माताजी चली गईं? एक दिन तो उसने उचक कर दीवार से झांक ही दिया। राम मंडली के दालान में एक लंबी रस्सी तनी थी, उस पर कई रामनामी साड़ियाँ सूख रही थीं। आसपास कहीं कोई नहीं था। आज वह निश्चय ही कैसे कहेगा। पत्नी कमला को वह इसी नाम से पुकारता। के आती ही होगी। वह पुस्तक लेकर भीतर आ गया। उसके कमरे में पहुंचते ही उसकी के तीव्र आंधी के झोंके की भांति आ गई। वह हमेशा ऐसे ही आती थी। द्वार भड़बड़ाती, कुर्सियाँ धकेलती, वह हाथ का आला झुलाती हाँफ रही थी। ओ शेखर, बस 10 मिनट निकाल कर आई हूँ, भूख के मारे आंतें कुलबुला रही हैं। वह जोर से एक कुर्सी पर धम से बैठ गई और उसने ऐसा प्रश्न पूछा जो प्रायः पति अपनी पत्नी से पूछता है, क्या क्या है खाने में आज? सब तुम्हारी पसंद का है के? अरहर की दाल, भुर्ता, खड़े मसाले का सालन और रायता। चावल नहीं बनवाया शेखर? अपनी मांसल बाहुओं का त्रिकोण बना के ने नन्ही मुँह लगी बालिका की भांति अपने गप्पू से गाल फुला लिए। तुम डॉक्टरनी होकर भी भूल जाती हो कि चावल तुम्हारे लिए जहर है। इंसुलिन लिया या नहीं? के ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्यों रूठती हो डार्लिंग? शेखर ने अपनी प्रणय भीनी मुस्कुराहट से उसे मनाने की चेष्टा की। तुम्हारे लिए तो हमने भी चावल छोड़ दिया है। ऊपर के रोशनदान से सटी 2 आंखें आश्चर्य से फैलती जा रही थीं। दोनों थाल परस कर आ गए। शेखर अपनी नाजुक उंगलियों से चपाती के नन्हे कौर सालन में ऐसे डुबोकर कुतर रहा था जैसे मुंह में दांत ही ना हो। उधर के अपनी चौकोर पहाड़ी भिंडी सी उंगलियों को चाटती चटखारती पूरी चपाती का एक ही निवाला बनाती ठूसती जा रही थी। हर कौर के साथ उसका अनर्गल प्रलाप चालू था। छेदी सालन खूब बनाता है। आज शाम को कोफ्ते बनवाना शेखर, पर देखते रहना, नहीं तो आधा घी साफ कर देगा। अगर आज शाम को कोई बच्चा जन्ने ना आ धमकी तो पिक्चर चलेंगे डार्लिंग। फटाफट चटाचट 15 चपातियाँ भकोस 3 विलंबित लय की डकारे लेके उठ खड़ी हुई। शेखर भी नैपकिन से अपनी पतली मूछें पोंछ पत्नी को विदा देने उठ खड़ा हुआ। आने से पहले फ़ोन कर देना, तुम्हें चाय तैयार मिलेगी के? वह मुस्कुराया। तुम्हारे रहते मुझे कौन सी चीज़ तैयार नहीं मिलती शेखर? सुरसा की भांति मुंह खोले वह अपने तरुण पति का विदा चुंबन का ग्रास बनाने लपकी तो रोशनदान वाले ने मुंह में रुमाल ठूस लिया। हाय बेचारा, अपनी दादी की हम उम्र पत्नी कहाँ से ढूंढ लाया। ठीक ही कह रही थी मौसी, चांद का टुकड़ा है हमारा पड़ोसी, और ऐसा शरीफ कि 4 साल से साथ रहते हैं, पर मजाल है जो कभी आंख उठाकर देख ले। मन ही मन किशोरी को हंसी आ गई थी। देखता भी क्या बेचारा, देखने लायक चीज़ हो और किसी पुरुष की आंखें ना उठे। मौसी और उनकी 4 वराहदंती सहेलियां भी भला कोई देखने की चीज़ थीं। रात को कोई देख ले तो डर के भाग जाए। मौसी किशोरी की मझली मौसी थी और राम मंडली की हेड रामनी।
अभी 8 दिन पहले यही मौसी अनाथा किशोरी को ठीक विवाह के 7 फेरों के बीच से खींच उसके अभिभावक ताऊ ताई को अपनी लपलपाती जिह्वा के घातक प्रहारों से धाराशायी कर अपने साथ ले आई थी। इसी पिछले रविवार को किशोरी के कुंवारे मीठे सपनों का सुनहरा महल भर भरा कर चूर चूर हो गया था। उसके ससुराल वालों ने ही धोखा दिया या राम जाने ताऊ की ही मति भ्रष्ट हो गई थी। ठीक फेरों के समय दूल्हे को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मौसी ने उसे हाथ पकड़कर बाहर खींच लिया। आप पर हम अदालती मामला चलाएंगे। किशोरी के मुख्तार ससुर फेन उगलते पुत्र को छोड़ उठ गए थे। अदालत को हम भी खूब समझती हैं। किशोरी के मृत मौसा हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील थे। मिर्गी के रोगी को विवाह की अनुमति अदालत कब से देने लगी? मौसी किशोरी को धड़ल्ले से खींच ले गई। तुम खाओ पियो मौज करो, तुम्हारा इंटर का रिजल्ट निकलते ही हम तुम्हें बोर्डिंग में डाल देंगी, मौसी ने उसे आश्वासन दिया था। मौसी का दल दिन भर कीर्तन निकल जाता और वह उस विराट कक्ष में अकेली रह जाती। 2 बड़े बड़े कमरे थे, ना पलंग, ना कुर्सी, ना मेज, कुश की शैया में भूमि शयन, ना कहानी की पत्रिकाएं, ना उपन्यास। कल्याण के स्तूपाकार गट्ठर, जरी सलमा सितारे जड़े ओम के बीच में नज़रबंद अंगूठा चूसते श्री कृष्ण का एक विशाल तैल चित्र और संग मूसा की चौकी पर धरी गुरुदेव की स्वर्ण पादुका। मौसी उसे ताले में बंद कर जाती थी। देख केशी, ताक झाक मत करियो, तेरा ससुर बड़ा 420 है, ना जाने कहाँ से ताक लगाए रहेगा, इसी से ताला डाल जाती हूँ। पर चंचल किशोरी नए पकड़े गए जंगली तोते की भांति अपने चमचमाते पिंजरे में चोंच मारती रहती। कहाँ सखियों के साथ ही अधूरे विवाह की ताजी स्मृति सहसा जगाए और बरबस सुलाए गए सहस्र अरमान और फिर यह बंदनी का जीवन। यह तो 4-5 दिन से यह नित्य नवीन नाटक मिले जा रहा था। कितना गौर रंग है और कैसा ऊंचा कद, पर मरे को और कोई नहीं मिली जो अपनी दादी को ब्याह लाया। वह भी कैसी बदसूरत, फूले फाले गाल, सन से सफ़ेद बाल, उस पर झूमती कैसे है बेहया। वह तो मारे शर्म के मर ही गई। मौसी उसे पूरी कहानी सुना चुकी थी। डॉक्टरनी के पिता बहुत बड़े ज़मींदार थे। अपनी कुत्सित पुत्री के लिए वर नहीं जुटा पाए तो डॉक्टरनी बना दिया। ईश्वर भी तो सब और से आंखें नहीं मूंदता। रूप से वंचिता किया पर बुद्धि का कोठा ठसाठस भर दिया। कमला डॉक्टरनी बनकर निकली तो उंगलियों से अमृत संजीवनी टपकने लगी। नाड़ी धरते ही रोग का निदान कर देती यह विलक्षणा डॉक्टरनी। कैसा भी कठिन प्रसव क्यों ना हो, वह पल भर में सुलझा देती। पिता की मृत्यु के पश्चात वह माँ के भारी गहने, पिता के शेयर और अटर बटर समेत अपनी नई नौकरी का भार संभालने शहर चली गई। अब वह प्रोण हो चली थी। पेशे में सदा से घिसी मंजी उंगलियां और भी मंज गई थी, पर विराट बंगले के एकाकी प्रवास ने उसके मर्दाने चेहरे को और भी रूखा और कठोर बना दिया था। बल्कि कई लोगों का तो कहना था कि उसकी विलक्षण प्रतिभा का राज उसके कठोर स्वभाव और रूखे कंठस्वर में छिपा है। पीड़ा से करहाती जच्चा को वह एक ऐसी धमकी लगाती कि गर्भस्थ शिशु सहम कर भूमि पर आ जाता, ठीक जैसे विदेशों में अथाह समुद्र की जलराशि के बीच जहाज में यात्रा कर रही इक्की दुक्की जच्चा को बंदूक दागकर सहमाकर अनाड़ी खलासी प्रसव करा देते थे और नवजात शिशु का नाम धरा जाता था सन ऑफ अ गन। ऐसे ही यह रोबदार डॉक्टरनी अब तक ना जाने कितने सन्स ऑफ गन्स को अपने कंठस्वर की बंदूक दाग कर जन्मा चुकी थी। डॉक्टरनी के मित्रों की संख्या प्रायः नहीं के बराबर थी। एक तो वह पेशे से चतुरा नारी जानती थी कि डॉक्टरनी पेशे में अधिक मित्र ना बनाना ही बुद्धिमानी है। बिना फीस के मित्रों को देखो, फिर उनके मित्रों को देखो। वह बिना फीस के किसी रोगियों की नब्ज भी नहीं छूती थी। मंगल को वह घर पर ही मरीज देखती थी। इससे डोली, पालकी, तांगो, इक्को की एक लंबी कतार दूर तक ऐसे खिंची रहती थी जैसे फाफामऊ का बाजार लगा हो। एक दिन वह ऐसी ही लंबी कतार को बारी बारी से देख रही थी कि क्यू के अंत में खड़े एक सिर मुड़े से उदास पीले चेहरे के युवक को देखकर चौंक गई।
चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। सदा वह क्यू के क्रम में खड़े व्यक्तियों को बिना क्यू तोड़े उसी क्रम से बुलाया करती थी, पर उस पीड़ित सुंदर चेहरे की अनकथी व्यथा ने उसे पिघला दिया। जाओ उस लड़के से पूछ कर आओ, क्या वह मरीज़ा को अपने साथ लाया है? बड़ा घबराया सा लग रहा है, उसने अपनी कंपाउंडर से कहा। घाघ कंपाउंडरनी चौकी। आज तक तो कोई कितना ही घबराया क्यों ना हो, मालकिन कभी नहीं पसीजी। उसका कोई बीमार नहीं है सरकार, कहता है आप ही से काम है। डॉक्टरनी की उत्सुकता बढ़ गई। उससे मिलने वाले तो आज तक अपने मरीजों के ही प्रतिनिधि बनकर आते थे। इस छबीले नौजवान को भला उससे कौन सा काम हो सकता था? डॉक्टरनी ने उसे अपने निजी कमरे में बुलवा भेजा। वास्तव में उस नवयुवक के चेहरे की कमनीय कांति दर्शनीय थी। उसका रंग पांडुरोग की सी पीली कांति लिए था। बेचारा कमज़ोर लीवर का शिकार होगा। डॉक्टर ने मन ही मन उसकी जांच कर ली थी। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? डॉक्टरनी ने मुस्कुराकर पूछा। युवक बेहद घबराया लग रहा था। उसने बिना कुछ कहे ही एक लिफाफा बढ़ा दिया। मुंशी जी की लिखावट देखकर डॉक्टरनी चौंकी। उसके पिता के मुंशी के हाथों से लिखा गया अनुनयपूर्ण पत्र था। वे एक लंबे अरसे से बीमार हैं, बचने की उम्मीद कम है। शेखर, उनका इकलौता पुत्र, इलाहाबाद में ही किसी आत्मीय के यहाँ कठिन परिस्थितियों में पड़ रहा है। अब उसी मेधावी पुत्र को वे उसके पास बड़ी आशा से भेज रहे हैं। उनकी मृत्यु आसन्न है। क्या शेखर को उसके चरणों में वे डाल सकते हैं? अपना छोटा भाई ही समझ लेना बेटी, उन्होंने लिखा था। तुम मुंशी जी के बेटे हो? डॉक्टरनी ने चश्मा उतारकर मेज पर धर दिया। जी। युवक ने आंखें झुका ली। क्या पढ़ रहे हो? जी, इसी वर्ष फिजिक्स में एमएससी का फाइनल दे रहा हूँ। कहाँ रहते हो? अतरसुइया में पिताजी के ताऊ के दामाद हैं, उन्हीं के पास रहता हूँ। ओह, बड़ी दूर की रिश्तेदारी ढूंढी। आजकल तो अपना ही दामाद नहीं पूछता, फिर ताऊ का दामाद भला क्या पूछेगा? यहाँ क्यों नहीं चले आते? क्यों, यहाँ आना पसंद करोगे? जी। युवक हड़बड़ाकर उठ बैठा। मैं इस इरादे से नहीं आया था। असल में बात यह है कि पिताजी नहीं रहे। अचानक यह लंब तड़ंग युवक नादान बच्चे की ही भांति सुबकने लगा। बीच बीच में वह पैंट की जेब में हाथ डालकर रुमाल निकालने की चेष्टा कर रहा था, जिसे शायद वह घर पर ही भूल आया था। डॉक्टरनी ने अपना रुमाल उसकी ओर बढ़ा दिया। वह कृतज्ञता से गदगद हो गया। आपको बहुत मानते थे पिताजी, कहते थे बड़ी शाहदिल है। तुम पर कभी विपत्ति आए तो निसंकोच चले जाना। तुम यहीं क्यों नहीं चले आते? उस सुंदर नवयुवक के सम्मुख अपनी शाहदिली का शीघ्र परिचय देने डॉक्टरनी व्याकुल हो उठी। इतना बड़ा बंगला है, उसने बड़े गर्व से दोनों हाथ फैलाकर अपने बंगले का अहाता दिखाया। मैं तो दिन भर अस्पताल में रहती हूँ। तुम निचला एक पूरा सेट ले सकते हो, आराम से पढ़ना। 2-3 नौकर हैं, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरे ही दिन एक रंग उड़ा फूलदार बकस, ढेर सारे मैले कपड़ों और पुस्तकों की सम्मिलित पोटली लटकाए ससंकोच डॉक्टरनी के बरामदे में खड़ा हो गया। दुर्भाग्य से डॉक्टरनी अस्पताल गई थी। चौकीदार ने उसे चीर कर धर दिया। जिसे देखो वही साला पोटली लटकाए बंगले पर खड़ा है। यह कोई सदर अस्पताल है क्या? जाओ मरीज लेकर वहीं जाओ। इतने में डॉक्टरनी आ गई। उसने एक डांट लगाकर चौकीदार को भगा दिया और बड़े आदर यत्न से अभ्यागत को भीतर ले गई। देखो छेदी, उसने अपने सबसे चुस्त नौकर को बुलाकर कहा, ये हमारे मुंशी जी के बेटे हैं, अब यहीं रहेंगे। इन्हें किसी तरह की तकलीफ ना हो, समझे? हमारे कंसल्टिंग रूम के बगल के दोनों कमरों में इनका सामान लगवा दो। और इस प्रकार शेखर दिन प्रतिदिन कृतज्ञता के प्राणलेवा दलदल की गहराई में डूबने लगा। कितना ही काम क्यों ना हो, डॉक्टरनी उसे साथ बिठाकर खिलाती। सुबह 4 अंडे, दलिया, मक्खन, डबल रोटी, गिलास भरा हिसार की भैंस का दूध, साथ में मल्टीविटामिन की 17 गोलियां। पिता के ताऊ के दामाद के यहाँ अजवाइन डले नमकीन पराठे खाने का अभ्यस्त शेखर का निरीह पेट विद्रोह कर बैठा। उसे अपच हो गया, पर डॉक्टरनी के झोले में अपच की भी तो रामबाण गोलियां रहती थी। यह 2 ऐसी गोलियां भी खिला देती। धीरे धीरे अंडों की जर्दी गालों पर सुर्खी बनकर फैलने लगी। उदास पुतलियों की उदासी धुल गई। रही सही कसर शहर के नामी दर्जी ने पूरी कर दी।
सुरुचि से छांटे और सिलाए गए कपड़ों में शेखर का व्यक्तित्व उभर आया। उसे लेकर कभी कभार डॉक्टरनी घूमने निकलती तो लोग कहते, डॉक्टरनी ने एक बड़े ही सजीले नौजवान को गोद लिया है, अब अपनी सारी संपत्ति भी उसी के नाम लिख रही हैं। यहाँ तक कि आसपास के समृद्ध गृहों से तिलक के नीलामी के डंके भी बजने लगे। पर तब ही डॉक्टरनी गजब कर बैठी। वैसे तो यह संसार का नियम ही बन गया है कि रक्षक एक ना एक दिन भक्षक बन ही जाता है, पर जिस तेजी से बिना किसी पूर्व निर्धारित योजना के ही डॉक्टरनी ने शेखर को वर्षों से दबाई अपनी खुदा का ग्रास बना लिया, उसके लिए समाज प्रस्तुत नहीं था। जैसे कसाई खस्सी बकरे को यत्न से खिला पिलाकर एक दिन मोटी गर्दन पर छुरी फेर ही देता है, ऐसे ही शेखर की गर्दन भी मोटी होते ही नप गई। पूरे शहर में तहलका मच गया। कोई कहता, अधेड़ डॉक्टरनी की मती मारी गई, जवान छोकरे की लुटिया ही डुबो दी। कोई शेखर को ही दोष देता, क्या कोई बच्चा था जो जलेबी खिलाकर फुसला लिया। पर शहर में एक भी घर ऐसा नहीं था जो डॉक्टरनी के एहसानों से ना दबा हो। इसी से जिस तेजी से कटु आलोचना का गगनचुंबी ज्वार उठा था, उसी तेजी से उतर भी गया। अधेड़ डॉक्टरनी अब धड़ल्ले से अपने नौजवान पति को लिए घूमने लगी। अब वह अपने सफ़ेद बालों के बीच सीधी मांग निकाल कर आध पाव सिंदूर बिखेरने लगी, पैरों में बिछुए पहन लिए, यहाँ तक कि उसने नाक छिदवाकर हीरे की एक लौंग भी डाल ली। बड़ी कठिनता से प्राप्त सौभाग्य दस्यु को वह पतिव्रता के कानून की एक एक हथकड़ी से बंदी बनाकर रखना चाह रही थी। छोकरे से पति के साथ वह सिर ढाक ढाक कर परिचित मित्रों के अभिवादन का सल्लज प्रत्युत्तर ही नहीं देती, अपने पति का निर्लज परिचय भी दे डालती। इनसे मिलिए, मेरे पति शेखर कुमार। मिलने वालों की समझ में नहीं आता कि उस अभागे को बधाई दे या सहानुभूति के शब्दों से उसका अभिषेक करे। डॉक्टरनी ने विवाह के 5वें दिन ही हनीमून की जोर शोर से तैयारी कर दी। जिन साड़ियों के शोक रंगों को उसने अपने यौवन काल में लाठी लेकर खदेड़ दिया था, वे उसकी प्रौढ़ावस्था में और भी शोखी से मचल उठे। अब वह लाल, पीली, नीली, नई चटकीली भड़कीली साड़ियाँ ले आई। झुर्री पड़े गालों पर अस्वाभाविक सुर्खी प्रलेप थोप, माँ के भारी भरकम लटकों को कानों में लटका। वह देखने वालों की दृष्टि में हास्यास्पद, किंतु अपनी दृष्टि में स्वयं अपूर्व सुंदरी दिखने लगी। लंबे हनीमून के दौरान नैनीताल, कश्मीर, शिमला, मसूरी आदि नापने के सुदीर्घ प्रवास काल में यत्न से संवारा गया बंगला किसको सौंपा जाए, यह मुख्य समस्या थी। इसी समय छप्पर फाड़कर राममंडली टपक पड़ी के अपने विवाह उल्लास की वारुणी के मद में चूर थी। पहले कोई किराए पर बंगला उठाने का प्रसंग उठाता तो वह चाटा कस देती, पर अब उसने इसका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। सामान्य से किराए पर ही आधा बंगला उठ गया। 5 देखने में साक्षात डाकिनी शाकिनी सी विधवाओं को प्रतिवेशिनी बनाने में भला आपत्ति ही क्या हो सकती थी। कोई सुंदरी षोडशी होती तो शायद वह 2 घड़ी सोचती भी। तब से राममंडली वहीं जमी थी। यही नहीं, सबसे बड़ी हैडरामनी से तो के का बहनापा भी था। वहीं 5 में सबसे अधिक रसिक स्वभाव की थी। के हनीमून से लौटी तो उसकी रसपूर्ण यात्रा का विवरण सुनने में हैडरामनी को अपनी बद्री केदार की यात्रा से भी अधिक आनंद आता। पर इधर जब से किशोरी आई, वह जानबूझकर ही अपनी सखी के पास नहीं गई थी। किशोरी उसकी मृत छोटी बहन की पुत्री थी और भाग्य शत्रु ने अचानक किसी हथगोले की ही भांति उसे हैडरामनी पर फेंक दिया था। के का ईर्ष्यालु स्वभाव उससे किशोरी के आगमन की बीसियों कैफियत मांगेगा। उसे बोर्डिंग में डाल देगी, तब कैसे कहेगी। किशोरी को तो वह बाहर झांकने भी नहीं देती थी, पर किशोरी क्या बिना झांके मान जाती। चौथे दिन 5 मौसियों संगम को गई और के को अस्पताल पहुंचा। शेखर पुस्तक ले आंगन में बैठा ही था कि उसने फिर पूछा, क्यों माताजी चली गई। शेखर जैसे पहले ही तत्पर बैठा था, फिर कैसी ही तन्वी क्यों ना हो। 4 दिन के निरंतर बोझ से नीम की डाल कुछ झुक आई थी। 2-3 दिन धानी नीली साड़ी के भ्रामक रंग पत्तों के बीच किशोरी की छाया को धूमिल बना बचा लेते थे। आज की लाल जयपुरी चुनर हरी घास में चमक उठी। फिर शब्द बेधी प्रश्नवाण का स्वर भी कुछ काँप गया। शेखर ने लपक कर डाल पकड़ ऐसे हिलाई जैसे पके फल गिरा रहा हो। टप से टपके आम सी ही किशोरी टपक पड़ी। क्षण भर को भी पकड़ने वाला चूकता तो हाथ पैर चूरमार हो जाते। शेखर ने किसी रिफ्लेक्स एक्शन की ही प्रेरणा से उसे संभाल लिया।
नित्य अधेड़ थुलथुली काया को थामने के अभ्यस्त पुष्ट अजानु भुजाएं थरथरा गए। सहम कर उसने छटपटाती किशोरी को जमीन पर छोड़ दिया। शेखर अचानक घबरा गया। क्षमा कीजिएगा। उसके ललाट पर पसीना झलक उठा। मुझे पता नहीं था कि आप उस डाल पर हैं। पर वह मुखरा उर्वशी बड़ी धृष्टता से मुस्कुराई। ओह, आपने क्या सोचा था? उस डाल को हिलाने पर आपकी दादी नीचे गिरेगी? शेखर का चेहरा अपमान से लाल हो उठा। वह तो आपका भाग्य अच्छा था, नहीं तो नीम की डाल हिलाने पर फल थोड़े ही ना गिरता। उफ, कुहनी छिल गई। उसने जानबूझकर अपनी सुडौल कुहनी सहलाई, पर उसका प्रदर्शन व्यर्थ गया। प्रौढ़ा पत्नी के लंबे सहवास ने शेखर को समय से पूर्व ही बुजुर्ग बना दिया था। अब आप जाइए, मुझे अस्पताल जाना है। उसने आंखें नीचे किए बड़े नम्र स्वर में कहा। ओह, अपनी के को लाने? वह फिर हंसी। अच्छा बतलाइए तो, आज आपकी के ने कुल जमा 10 ही चपातियाँ क्यों खाई? और दिन तो 15 खाती थी। बेचारी, मैं रात को भी रोशनदान से देखती रहूंगी। ठीक से खिलाइएगा, आखिर उसी खूटे के बल तो आप नाचते हैं। शेखर के गौर मुखमंडल पर एक बार कर्णचुंबी ललाई खिंच गई। आपने तो डाल हिलाकर पके फल सा गिरा दिया, अब चढ़ू कैसे? उसने बड़े भोलेपन से पूछा और पहली बार दोनों की आंखें मिली। शेखर के सर्वांग का सौंदर्य शिखा के उस दहकते अंगारे ने दाग दिया। चलिए, सामने का गेट खुला है, मैं आपको पहुंचा दूंगा। वाह जी वाह, क्या जरूरी है कि आपका गेट खुला हो तो हमारा भी खुला होगा? हमारी मौसी हमें ताले में बंद करके जाती हैं, कहती हैं अति रूप से ही सीता हरण हुआ था। मैं तो कहूँगी आपकी के को भी आपको ताले में बंद करके ही जाना चाहिए। यह उसकी सरासर नादानी है कि आपको ताले में बंद नहीं रखती है। लीजिए, सहारा दे तो मैं चट से डाल पकड़ लूं। शेखर ने उस उच्चंड बालिका का आदेश गुमसुम होकर सुना, फिर चुपचाप भीतर से एक स्टूल लाकर धर दिया। धन्यवाद। उसने साड़ी को कुछ ऊंचा किया। सुडौल अरुण एड़िया स्टूल पर उचकी और वह कूदकर उड़नछू हो गई। माता जी से प्रणाम कहिएगा। और फिर बचकानी खिलखिलाहट छनछना कर कहीं खो गई। शेखर कुछ देर तक बुत सा बना खड़ा रहा कि धड़धड़ाती के आ गई। यह क्या शेखर, सो गए थे क्या? कई बार फ़ोन किया, घंटी खुनखुनाती रही, किसी ने उठाया ही नहीं। मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस में आना पड़ा। के बुरी तरह हाफ रही थी। सॉरी के, मैं यहाँ बैठा पड़ता ही रहा। कुछ है खाने को? आते कुलबुला रही हैं। अभी अभी एक सड़ी बच्चेदानी ऑपरेशन कर निकाल आई हूँ। जी मिचला रहा है। शेखर की उंगलियों में अभी भी किशोरी की यौवन प्रस्फुटित देहवल्लरी का स्पर्श ताजा बसा था। उसने ऐसे अनाड़ी खूनी की भांति उंगलियों को पैंट की जेब में छिपा लिया जैसे खूंखार थानेदार को देखकर वह ताजे रक्त का एक एक छींटा मिटा देना चाहता है। नाश्ता लगते ही के भूखी शेरनी सी टूट पड़ी। कचाकच भकाभक पकौड़ियाँ, मेवे और केक हड़प कर वह एक पका सेब लेकर सोफे पर लद गई। दोनों पैर नीचे लटकाकर बोली, बी अ ब्रिक डार्लिंग, जूता खोल दो। शेखर की आंखें बरबस ऊपर को उठ गई। रोशनदान पर किसी की स्पष्ट छाया उभरी। बड़ी विवशता से वह पत्नी के जूते खोलने झुका। नित्य के अभ्यास को एक ही झटके में नहीं तोड़ा जा सकता। कल मुझे गोरखपुर जाना है शेखर, वह बोली। एक तगड़ी रईस मुर्गी फंसी है। रायजादा साहब की बहू की डिलीवरी के लिए बुलावा आया है। लड़का हो गया अगर इस बार तो अशर्फियाँ ही बरसेंगी। पिछली बार ट्यूबवेल प्रेगनेंसी थी। मुझे जाना भी चाहिए। पिछले 7 साल से बेचारी गोरखपुरी लाल मिर्चों का लाजवाब अचार खिला रही है। वैसे तुम्हें भी साथ लाने का बहुत आग्रह किया है, पर उनकी छोटी लड़की इज़ डैम गुड लुकिंग, आई कांट टेक द रिस्क। वह प्राय ही अपने युवा पति से ऐसी मनचली रसिकता कर बैठती थी। मुझे पढ़ना भी है, शेखर ने गंभीर स्वर में कहा। हाँ, इस बार तो तुम्हें थीसिस सबमिट करनी है। सोचती हूँ कल तड़के ही कार लेकर चल दूँ। दूसरे दिन सुबह 4 बजे ही के निकल गई। उधर राम मंडली भी किसी पेड़ पर लटके 200 वर्ष के बाबा जी के दर्शन करने चली गई थी। आश्वस्त होकर शेखर ने बत्ती बुझाई और सो गया। सुबह होने में घंटा भर था। अचानक खाने के कमरे में खटपट शब्द सुन वह चौंका। हो ना हो यह केक का मुंह लगा पर्शियन बिल्ला किंग होगा। उसके हिस्से का नाश्ता मेज पर ही धरा था। सब प्लेट प्याले तोड़ ताड़ के रख देगा बदजात। वह झुंझला कर उठा और खाने के कमरे की ओर लपका। आइए। मुस्कुराती किशोरी का कंठ केक के एक बड़े से टुकड़े से अवरुद्ध था। फिर भी उसने ऐसी अभ्यर्थना की जैसे वही गृह स्वामिनी हो। बड़ी भूख लगी थी। वह बड़े प्यारे ढीठ स्वर में बोली,
सुबह आपकी के का नाश्ता देखती रही। ढेर सा सामान बचा था, अपने को रोक नहीं सकी। इधर मौसी की मंडली की नवरात्रि चल रही है। जी में आता है कोटू के आटे और उबले आलू को गोली मार दूं। वाह, खूब बढ़िया खाना खाते हैं आप लोग। अपनी लाल तीखी जिह्वा के छोर से उसने अपने सीले अधर चटखारा लिया और अचार की लाल मिर्च की मठरी पर मसल कर मुंह में धर लिया। इसी अचार को लेने गई है ना आपकी के गोरखपुर? भाई वाह, मान गए बादशाही अचार को। शेखर उस बेहया लड़की के दुस्साहस को देखकर दंग रह गया। थोड़ी देर में छेदी आता होगा। पता नहीं ये सिरफरी क्या कर बैठे, कहीं किसी पागलखाने से भागकर आ गई। कोई पगली वगली तो नहीं है ये? आप हैं कौन? मन की उधेड़बुन झुंझलाहट भरे प्रश्न के रूप में निकल पड़ी तो शेखर को अपने रूखेपन पर कुछ ग्लानि भी हुई। आपसे मतलब? किशोरी एक ढकी प्लेट को खोलकर देख रही थी। सब कुछ चट चुकी तो वह एक तश्तरी में बड़ी सी टिकिया मक्खन की धरी थी, उसने लपक कर वही मुंह में धर ली। देखिए, शेखर गिड़गिड़ाया, पता नहीं आप कौन हैं, पर इधर सब नौकर आते होंगे। आपको मेरे साथ अकेली देख लेंगे तो अच्छी बात नहीं होगी। क्यों अच्छी बात नहीं होगी भला? आप बुरा माने या भला? जब तक आपकी के नहीं आती हम जरूर आएंगे। अब चलूं, धन्यवाद। और वह उठते ही किसी चतुर दस्युकन्यासी मेज पर धरी के की फिल्मी पत्रिकाएं बगल में झपट्टा मार दबा ले गई। वाह, खूब माल हाथ लगा है आज, दिन भर मजे में कटेगा। मौसी के यहाँ तो सिवाय धर्म ग्रंथों के कुछ पढ़ने ही को नहीं जुटता। कहती कहती वह फुर्ती से आंगन पार कर अपनी सेतु टहनी को पकड़ अपनी सीमा में कूद गई। शेखर ने चोरी तो देखी, पर ऐसी सीना जोरी देखने का यह पहला अवसर था। उस अपरिचिता के उत्पात से बचने का एक ही उपाय था। दिन भर वह अपने मित्र रमन के साथ बोर्डिंग में बिता लेगा। कह देगा घर पर पढ़ाई ठीक नहीं होती, एक दो दिन ना हो मेस का ही खाना सही, फिर तो के आ ही जाएगी। रात को देर से कमरा भीतर से बंद कर सो जाएगा। फिर क्या छत से टपकेगी छोकरी? अपनी योजना से परम संतुष्ट हो वह बैग में कपड़े ठूस ही रहा था कि एक हल्के धमाके से चौंका। जिसे छलने की सहस्त्र योजनाएं बनाई जा रही थी, वह छलनामयी स्वयं मुस्कुराती सशरीर उपस्थित हो गई। ओह, मुझसे डरकर भागे जा रहे हैं क्या? लपक कर उस दुस्साहसी ने बैग छीन लिया। देखूं क्या क्या लिए जा रहे हैं। अपनी के का फोटो वोटो भी धरा है या नहीं? वह एक एक चीज नीचे फेंकने लगी। छी छी, आपकी के मुटल्ली देखने की है हथिनी। यह कोई स्वेटर है भला? हमारा बुना स्वेटर देखिए तो बस देखते ही रह जाएंगे। हमारे जीजाजी कहते हैं केशी तुम सा गला तो कोई बना ही नहीं सकता। देखिए, इन सब बातों का सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। शेखर अब कुछ मुखर हो उठा। अचानक ठक से एक धीमी पदचाप से दोनों ने एक साथ चौंक कर द्वार की ओर देखा। एक मोटा सा बिल्ला मुंह चाटता निकल गया तो किशोरी जोर से हंस पड़ी। वाह, पतित पत्रे विचलित पत्रे, गीत गोविंदम पढ़ा है आपने? आप भला क्या पढ़ेंगे, असली मेम के साहब हैं। हम तो भाई संस्कृत के शास्त्री जी की बिटिया हैं। देखिए, आप शास्त्री की बिटिया हो या महामहोपाध्याय की। अरे बाप रे! दोनों पैरों की पलथी मार बाहों को घेरे में बांध किशोरी कुर्सी पर ही झूला सा झूलने लगी। पेट में दांत भी हैं साहब के। आप जाएंगी या नहीं? शेखर अब बौखला गया। पता नहीं नौकर गवा टपके और के से क्या कह दे। छी, कैसा नीच मन है आपका। वह बड़े व्यंग से मुस्कुरा के उठ गई। आपने क्या सोचा? आपसे प्रेम करने आई थी मैं। सोचा था मौसी का दल 5 बजे लौटेगा, तब तक 2 घड़ी आपसे बतिया कर जी बहलाऊंगी। खैर, फिर आऊंगी। अब आपका छेदी आए तो जरा अपनी मोटी बुद्धि का चोला उतार खुटी पर टांग दीजिएगा। छुट्टी दे दीजिएगा उसे, कहिएगा सिनेमा देखा है, समझे? उसने अपनी भुवन मोहनी हंसी का वाण ताक कर छोड़ दिया। अचूक निशाने से बिंधा शेखर का हृदय कपोत धरा पर फड़फड़ा गया। शेखर तो क्या, संसार का संयमी से संयमी पुरुष भी होता तो वह भी उस दिन छेदी की सदा के लिए छुट्टी कर देता। चंचल अनजान सुंदरी किशोरी ने उसका हाथ थामते ही उस भीरू का पुरुष की एक एक शिरा में अनोखा दुस्साहस भर दिया। वह अब आँख की लपटों में कूद सकता था, आंधी और तूफान से लड़ सकता था। कुछ ही अमूल्य क्षणों ने के का अस्तित्व सदा के लिए मिटा दिया था। उसके दाएं बाएं दामिनी सी दमकती बित्ते भर की छोकरी उसे उंगलियों पर नचा रही थी। दोनों का अभूतपूर्व दुस्साहस जंगली हिरन सा कुलांचे मारने लगा था। छेदी की पदचाप सुनते ही किशोरी जंगली खरगोश की तेजी से चौकन्नी हो
वार्डरोब के पीछे दुबक जाती। मौसी के दल को उसने स्वयं बड़े प्रपंच से मिर्जापुर की विंध्यवासिनी के दर्शन को भेज दिया था। उधर के का ट्रंकाल आया था। रायजादा की बहू को झूठे दर्द उठे थे, पर कभी भी सच्चे दर्द उठ सकते हैं, इसी से उसे 8-10 दिन रुकना पड़ेगा। सुनते ही किशोरी शेखर के गले में हाथ डालकर झूल पड़ी थी। हाय ईश्वर करे रायजादा का नाती माँ के गर्भ से दाढ़ी मूछ उगाकर जन्मे। पर रायजादा के नाती को युगल प्रेमियों की इस प्रणय की लोल में सहयोग देने का धैर्य नहीं रहा और अभागा उसी रात को जन्म ले बैठा। पति से इतना लंबा विछोह के को असह हो उठा। आज तक वह इतने लंबे अरसे के लिए शेखर से कभी विलग नहीं हुई थी। दूसरे ही दिन तगड़ी फीस, रेशमी साड़ी, शेखर के सूट का कपड़ा आदि बांध बूंद कर वह चल पड़ी। वह पति को बिना तार किए ही छका देने की योजना बना चुकी थी। इधर प्रेमी युगल के की अनुपस्थिति का महोत्सव बनाने में आकंठ डूबे हुए थे। अब छेदी की भी मुठ्ठियाँ गरम कर अपने साथ मिला लिया गया था। अभी भी कमरे की परिधि पार कर दिन में कहीं जाने का साहस दोनों नहीं संजो पाए थे, पर फिर भी एक रात को दोनों सिनेमा का सेकंड शो देखने निकल पड़े। नियति मुंह छिपाकर हंस रही थी। उसी मनहूस रात को रात की गाड़ी से ठीक 11 बजे रिक्शा लेकर आ धमकी। गोल कमरे की बत्ती जल रही थी। निश्चय ही उसका अध्ययनरत पति द्वार की ओर पीठ किए पुस्तकों में डूबा होगा। धीमे से जाकर आंखें मूंद लेगी वह। ऐसे ही खिलवाड़ तो उसे पसंद थे, पर बेचारी के आंखें मूंदती किसकी। वहां तो शेखर की कुर्सी पर ठाठ से बैठा छेदी बीड़ी फूंक रहा था। बेहया, यहाँ कैसे आ गया? छेदी अचानक साक्षात शव वाहना चामुंडा का तमतमाया चेहरा देखकर थर-थर कांपने लगा। सरकार, मेरा कुछ कसूर नहीं है। के वह पैर पकड़कर लौट गया। पहले तो वह दीवार फांद कर आती रही। जब से संतनियाँ गई हैं, खुले खजाने आपके माल पर डाका डाल रही हैं। हमारा खून खौलता रहता है साहब, पर क्या करे, नौकर आदमी है। साहब का हुक्म कैसे टाले अंदाता। धूर्त विषधर अब कुंडली खोलकर पूरा फन फैला चुका था कि हक्की बक्की रह गई, पर अपनी अनभिज्ञता इस धूर्त के सम्मुख बड़े छलबल से ही छिपानी होगी। साहब कहाँ हैं? उसने स्वाभाविक स्वर में पूछा। दोनों जनी सलीम आ गए हैं सरकार, घंटा भर में लौटते ही होंगे। कुचाली छेदी की आंखें मियाँ बीबी की संभावित दर्शनीय कुश्ती देखने की ललक से कांच की सतरंगी गोलियों सी चमक उठी। उसका क्या, अब भुगतेंगे दोनों। उसे मिली रकम तो अब कोई छीन नहीं सकता, उसने मन ही मन कहा। के चौकन्नी हो गई। गरज तरज आंसू चीख पुकार से बात कुछ बनेगी नहीं। क्या पता शेखर उसे छोड़ छाड़ इसी दीवार फाड़ने वाली के पीछे चल पड़े। पर यह थी कौन? बिना छेदी को मिलाए बात बनेगी नहीं। छेदी की मुट्ठियाँ एक बार गर्म हुई। सब कुछ सुनकर के सन्न रह गई। क्षण भर को बुढ़िया का पीला पड़ गया चेहरा देखकर छेदी को तरस आ गया। मैं स्टेशन जा रही हूँ छेदी, के ने रुमाल से नाक पोंछ कर कहा। रात भर वहीं रहूंगी। शेखर से कहना मेरा गोरखपुर से ट्रंकाल आया था, मैं कल सुबह पहुंच रही हूँ। अगर तुमने उसे मेरे आज यहाँ आने के बारे में कुछ कहा तो तुम मुझे जानते हो। छेदी क्या उसे नहीं जानता था? फूल सी सुकुमारी कितनी किशोरियों को लूटपाट, उनके पाप की गठरियों का कचरा धोते क्या नहीं देख चुका है इस हत्यारिन को। दूसरे दिन सुबह शेखर कार लेकर स्टेशन गया। के ने नित्य की भांति कार में बैठते ही अपना माथा उसके वृषभ स्कंध पर टिका दिया। वह कुछ तन सा गया तो के को लगा वह वहीं पर फूट फूट कर रो पड़ेगी, पर वह जानती थी कि अब उसे उस तरह की धार पर चलना है। मेरे गए तुम्हें कुछ तकलीफ तो नहीं हुई शेखर? उसका स्वर तार की चाशनी में डूबा हुआ था। नहीं। पति के संक्षिप्त रूखे स्वर के चाटे ने भी उसे हताश नहीं होने दिया। रायजादा के नाती हुआ है, तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया सूट का कपड़ा भेजा है। अच्छा। व्यंग से तिरछे खिंचे अधर पर शेखर की कुशलता से तराशी गई पतली मूछें भी तिरछी हो गई थी। प्रेम तरंगा आकुला। के ने बड़े प्रयास से अपने को रोका। अगणित कंदर्प छवि को म्लान कर रही उसके पति की छवि उसके गाल से बित्ते भर की दूरी पर थी, और दिन की बात होती तो वह उसे भीड़ भरे चौराहे में झुककर चूम लेती, पर मन मार कर उसने अपने को रोक लिया। घर पहुंचते ही छेदी स्वागत को खड़ा था। क्यों छेदी, ठीक हो? साहब को खूब आराम दिया ना? अपने सफल अभिनय पर के को स्वयं ही गर्व हुआ। हाँ सरकार, अपनी जान तो खूब आराम दिए हैं। कपटी काक दृष्टि से वह अपने साहब की ओर देखकर मुस्कराया, पर साहब गुमसुम था। दोनों चाय लेने एक साथ बैठे। कठोर मानसिक आघात भी के की भूख नहीं हर पाई थी।
उसने कचर कचर पकौड़ियाँ खाई, आधी डबल रोटी साफ की, भुने बादाम, 2 पौच अंडे, भकोस सेब लेकर सोफे पर लद गई। नृत्य के अभ्यास से उसने अपनी मेयर के मोटे तुम्बे सी टांगे नीचे लटका दी। बी अ ब्रिक डार्लिंग, जूता खोल दो हमारा। पर शेखर अब तक उलट पड़े अवश्य बीटल की भांति अचानक सीधा होकर भन्नाने लगा। हमसे नहीं खुलेगा, छेदी को बुलवा लो। रोशनदान की आंखों की जादुई छड़ी उसे उठा बिठा रही थी। यह सेब की ओट से चतरा के ने भी देख लिया। सॉरी शेखर, उसका गला भर आया और वह स्वयं जूता खोलने लगी। रात को शेखर भूखे शेर की भांति चक्कर लगा रहा था। किशोरी की एक ही दिन की गैर हाजिरी ने उसे अर्ध विक्षिप्त सा कर दिया था। शेखर डियर, अचानक के को अपने पास खड़ी देख वह झल्ला गया। क्या है? उसने डपट कर पूछा। आज बड़ी संतनी आई थी शेखर, विंध्यवासिनी का प्रसाद देने। साथ में उसकी एक प्यारी सी भतीजी भी थी। उस प्यारी के नामोल्लेख मात्र से ही शेखर की आंखें चमकने लगी। उसने यह भी के ने देख लिया। मैंने उन सबको कल शाम चाय पर बुलाया है। 5 तो केवल फलाहार लेंगी, पर उस प्यारी बच्ची से मैंने पूछा उसे क्या पसंद है। बोली कुल्फ़ी। सच अ चाइल्ड, तुम तो कुल्फ़ी छूते नहीं। खैर, तुम्हारे लिए कुछ और बनवा लेंगे। शेखर का हृदय गदगद हो गया। चलो आज ना सही कल ही सही, किशोरी की एक झलक तो मिलेगी। दूसरे दिन की संध्या के आयोजन में कहीं भी कोई त्रुटि नहीं थी। फलाहारी संतनियाँ कभी कंधारी अनार पर दांत मारती, कभी रामगढ़ के सेबों पर, कभी गुच्छे के अंगूर चटकर हरिओम हरिओम कर अंगूरी डकारों को मशीन गन सी चला देती। किशोरी से शेखर का परिचय स्वयं के ने करवाया। शेखर, इनसे मिलो, संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी। संसार की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी से शेखर का कितना प्रगाढ़ परिचय था, वह खूसट भला क्या जानेगी। शेखर मन ही मन मुस्कुराया। किशोरी कोने में खड़ी कुल्फी पर कुल्फी दागे जा रही थी। इतना मत खा केशी, बीमार पड़ जाएगी। हेड संतनी अब तक अपने रामढोल से पेट में रामगढ़ी सेबों का एक छोटा मोटा आर्चर्ड बना चुकी थी। टोकती क्यों हो? बीमार पड़ गई तो मैं तो हूँ। अपनी सुमेरु पर्वत सी छातियों को ठोकती के आगे बढ़ आई। जानती हूँ बहन, किशोर की मौसी ने अपने सोने की दतखुंदी से दांत खोद कर कहा। तुम्ही ने तो हम 5 को प्राणदान दिया था। खा पी कर 5 विदा हुई। शेखर मन मरा सा कमरे में बैठा रहा। बार बार वह त्रिषित चातक सा रोशनदान को ही देख रहा था, पर अटारी सूनी थी और वह जानता था कि आज सूनी ही रहेगी। बड़ी देर तक बैठा पड़ता रहा कि 2-3 बार बुलाने भी आई, पर निराश होकर लौट गई। एक अजीब सी बेचैनी से शेखर का दम सा घुटने लगा। वह उठ ही रहा था कि किसी ने द्वार भड़भड़ाया। डॉक्टरनी बहन। भूतनी सी बाल फैलाए बड़ी मजली और छोटी संतनी खड़ी थी। अरे बेटा, तनिक उठा दे उसे, मेरी किशोरी ऐठी जा रही है। 1-2 दस्त आए और 2 उल्टियाँ। हाय, इसके ताऊ को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी। हेड संतनी का रोना कल्पना सुन ड्रेसिंग डाउन डाल चप्पल फटकारती के बाहर आ गई। सब सुनते ही आला लटकाकर वह तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। सचमुच ही किशोरी के सुंदर चेहरे पर स्याही फूक गई थी। किशोरी, आंख खोल बिट्टी। संतनी ने उसकी ठुड्डी पकड़कर हिलाई। किशोरी ने बड़ी चेष्टा से आंखें खोली और द्वार पर खड़े अपने नवीन प्रेमी के चेहरे पर नगसी गड़ा दी। शेखर, वह बुदबुदाई। शेखर निर्भय होकर बढ़ आया। पलंग की पाटी पर बैठ उसने किशोरी की हिम शीतल हथेली थामकर गाल से सटा ली। 5 संतनियों की आंखें आश्चर्य से बाहर निकल आई कि जेल की कठोर जेलर सी सिरहाने खड़ी थी। किशोरी के प्राण जैसे शेखर की ही प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही देखते पुतलियां उलट गईं। 5 संतनियां अपना ज्ञान, योग और यम नचिकेता संवाद भूल सामान्य मानवियों की भांति छातियों पर दुहत्तड़ चलाती पछाड़े खाने लगी। हाय मेरी बच्ची, तूने अभी सुख ही क्या देखा? तू कहाँ गई री? देखिए, के ने बड़ी संतनी का कंधा पकड़कर हिलाया। होश में आओ बहन, वैसे तो इसे कॉलरा था, पर सुबह होने से पहले ही अर्थी उठा दीजिए। इस पुलिस का कुछ ठीक नहीं, बेकार में परेशान करेगी। संसार त्यागी संतनियाँ पुलिस से बेहद घबराती थी। सोने की सी काया को अर्थी में कसकसाकर अस्पताल के कर्मचारी राम के नाम की महिमा से आकाश गुंजाते चल दिए। पीछे पीछे सिर झुकाए शेखर को भी जाते के ने देख लिया। वह अपने कमरे में अस्पताल के लिए तैयार होने लगी। एक आध मौत क्या डॉक्टरनी को अस्पताल जाने से रोक लेती? वहाँ तो ऐसी आकस्मिक मृत्यु नित्य का दाल भात थी। एकाएक किसी घिनौने केचुए सा रेंगता छेदी द्वार पर आकर खड़ा हो गया। हमारी बख्शीश सरकार, जान पर खेलकर कुल्फी बनाई। कहीं कोई पकड़ लेता तो आपको कोई डर नहीं था, हम ही फांसी पर लटकते।
हाँ हाँ मिलेगी, शोर मत कर, शेखर आता होगा। के झुककर फीता बांध रही थी कि उसे लगा उसकी गर्दन पर किसी की कड़ी नज़र का चाबुक पड़ रहा है। चौंक कर देखा तो शेखर की लाल अंगारे सी आंखें दहक रही थी। अरे शेखर, तुम शमशान नहीं गए क्या? उसने पूछा। नहीं, वह विभत्स ढंग से हंसा। तुम्हें वहां पहुंचाने आया हूँ। सुनते ही छेदी खिड़की कूदकर हवा हो गया। हत्यारी! शेखर ने के की मोटी गर्दन को हाथों में भर लिया। के की दोनों आंखें फटकर बाहर निकलने लगी। कड़ाक शब्द के साथ उसका डेंचर गिरा और टूटकर 2 टुकड़े हो गया। शेखर! वह घिघियाई। शेखर ने घृणा से अपनी थरथराती कांपती पत्नी को देखा। इसी नारी ने प्रेम का पहला पाठ पढ़ाया था। इसी भद्दी उंगली को पकड़कर उसने प्रेम कक्ष में अपना पहला डगमगाता कदम रखा था। इसी मोटी गर्दन में बाहें डालकर उसने प्रेम की बारह खड़ी रटी थी। ना जाने किस विस्मृत कृतज्ञता ने उसकी पकड़ ढीली कर दी थी। अचकचाकर उसने अर्धमूर्छित पोपली के को एक धक्का दिया और तेजी से बाहर निकल गया। ये थी कहानी के। अगर प्रस्तुतिकरण पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।